जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट हमारा जो रिसेंट टेस्ट पेपर हमने सॉल्व किया है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए इस टेस्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन डी से हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स, जो कि है किसका, फिजिक्स का। इसके प्रीवियस जो टेस्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने मैथ्स, रीजनिंग और जीके सॉल्व कर लिया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा बचा हुआ था। तो चलिए हम फिजिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक ही ऊंचाई से एक साथ गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत नीचे गिरने के लिए अलग अलग द्रव्यमान के पिंड छोड़े जाते हैं। मतलब अलग अलग वजन की चीज़ों को छोड़ा जाता है ऊपर से। जिस समय वे ज़मीन पर टकराते हैं उस समय निम्नलिखित में से कौन सा अलग अलग पिंडों के लिए भिन्न होगा। तो जब इन्हें छोड़ा जाता है एक साथ तो इनमें कौन सी चीज़ें अलग अलग होगी। तो हम ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला है संवेग, दूसरा वेग, गति और त्वरण। तो फ्रेंड्स, जब भी चीज़ों को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उनका जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो सभी का एक समान होता है। एक समान गति से त्वरित होते हैं, इनकी गति भी एक समान होती है, वेग भी इनका एक समान होता है। तीनों एक साथ नीचे आते हैं। और इन्होंने पूछा है कि फिर इनमें अलग अलग क्या होगा, ये इन्होंने पूछा है। तो इसमें अलग अलग फ्रेंड्स क्या होगा, संवेग यानी कि मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम यानी संवेग जिसे पी से डिनोट किया जाता है वो होता है एम इंटू वी, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और वेग पर डिपेंड करता है। तो वेग तो सभी का समान रहेगा, लेकिन सभी के द्रव्यमान अलग अलग होने की वजह से इनकी जो संवेग है वो क्या होंगे फ्रेंड्स, अलग अलग होंगे, यानी कि उनके मोमेंटम डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर निकाय में हो सकता है अ स्टेशनरी बॉडी में पोजेस। तो स्थिर निकाय मतलब जो एक स्थिर है, स्थिर अवस्था में कोई सी भी बॉडी है उसमें क्या हो सकता है, संवेग। संवेग के लिए वस्तु को गतिमान अवस्था में होना चाहिए, वेग के लिए भी। गतिज ऊर्जा भी गतिमान अवस्था में होती है। और जो वस्तु स्थिर होती है, स्टेशनरी होती है, उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक बंद कमरे के अंदर एक ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है अभी रिसेंट 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, कमरे का जो तापमान है उसमें क्या परिवर्तन आएगा, क्या बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, या गर्मियों में घट जाएगा और सर्दियों में बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का टेम्परेचर, आप कहोगे कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो ये कम टेम्परेचर से इधर जाएगा और इसका टेम्परेचर भी क्या कर देगा, कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर की जो फिज़िकल प्रोसेस होती है, मैकेनिकल प्रोसेस जो अंदर फ्रीज़र के अंदर होती है, उसकी मोटर जो होती है वो क्या करती है, मोटर के कारण जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाती है। साइकिल को कंप्लीट करने में गर्म ठंडा करने के प्रोसेस में उसकी जो मोटर है वो गर्म हो जाती है, जिससे थोड़ा सा तापमान बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए हम ऑप्शन पे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा डायनामो। तो डायनामो का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैकेनिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनामो। दूसरा, हीट जनरेटर। हीट जनरेटर का क्या काम है फ्रेंड्स, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये होता है हीट जनरेटर का काम। हीट इंजन का काम होता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऊष्मा ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल में परिवर्तन करने का काम हीट जनरेटर का होता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। हीट इंजन का काम होता है किसका, हीट इंजन का काम होता है कि जो ऊष्मा ऊर्जा है, हीट एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। मोटर पे भी आ जाते हैं, मोटर की बात करते हैं। मोटर भी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, हीट इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम गर्म दूध में चीनी मिलाते हैं तो गर्म दूध ठंडा हो जाता है, क्यों हो जाता है। व्हेन वी मिक्स शुगर इन हॉट मिल्क देन हॉट मिल्क बिकम्स कोल्ड बिकॉज ऑफ। क्यों हो जाता है, क्योंकि चीनी ठंडी होती है, चीनी घुलनशील है, चीनी उसमें घुल जाती है इसके कारण, या फिर चीनी दूध से गर्मी को अवशोषित कर सकती है, या रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, चीनी दूध से क्या करती है, गर्मी को अवशोषित कर लेती है। शुगर एब्जॉर्ब हीट, मिल्क
हीट फ्रॉम मिल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग कहलाती है, साउंड वेव्स इन एयर आर नोन एज। तो फ्रेंड्स साउंड वेव्स जो होती है वो कौन सी वेव्स होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। बहुत आईएमपी टॉपिक है फ्रेंड्स, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अनुदैर्ध्य तरंगे बता दूं आपको, वो तरंगे होती है जिसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, ये होती है अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्जिट्यूडनल वेव। और अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण दिशा के लंबवत गति करते हैं। अगर तरंग दिशा इसमें है तो उसके लंबवत गति करेंगे और इधर तरंग की दिशा में गति करते हैं। तो ये इस तरह की दो तरंगे हैं, इन पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हमारी जो वायु है, हमारी जो ध्वनि है वो कौन सी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से किस मामले में पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब नहीं या फिर परावर्तन है नहीं होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी सतह से टकराती है और पूरी तरह से उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे कहा जाता है पूरी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें कुछ भी अवशोषित नहीं होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन होती है, वो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो प्रकाश है वो सघन से विरल यानी कि डेंस टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, कांच से पानी, कांच क्या है, सघन, पानी क्या है, इसके कंपैरिजन में विरल है, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, करेक्ट है। दूसरा, प्रकाश का कांच में से हवा में, कांच सघन है, सघन से विरल में जा रही है तो इसमें भी होगा। प्रकाश का जल से वायु में, जल सघन है, वायु विरल है तो इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का पानी से कांच में जाना, यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विरल पानी है, इससे जा रही है सघन में, मतलब ये अपोजिट कंडीशन है जो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो कौन से मामले में नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। इन अ कॉन्केव मिरर इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पर बनती है, आपको नोट कर लीजिए कॉपी में। अलग अलग दर्पण जो अवतल और उत्तल दर्पण है उनकी अलग अलग कंडीशन में जो इमेज बनना है वो आपकी कॉपी में नोट करके रख लीजिए फ्रेंड्स, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर इन्फिनिटी का पूछा तो इन्फिनिटी पर अगर रखिए तो उसकी इमेज, उसके प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। नेक्स्ट है, घरेलू बिजली वोल्ट की होती है, कितने वोल्ट की हमें डोमेस्टिक सप्लाई मिलती है, 220 वोल्ट। धारा है, करंट क्या है, व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। तो फ्रेंड्स ये फ्लो ऑफ चार्ज तो होता है लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा। चार्ज के प्रवाह की दर को करंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप सभी को पता है जिसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है क्या, सदिश राशि। समय में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, मात्रा नहीं, यहाँ पर आयतन है यानी कि वॉल्यूम में भी किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, घनत्व यानी डेंसिटी में भी नहीं होती। संवेग क्या भी मैंने बताया होता है m इंटू वी। वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि है इसलिए संवेग भी क्या हो जाएगा, एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने पर क्रीम दूध से अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है। क्रीम गेट सेपरेटेड आउट ऑफ मिल्क व्हेन इट इज च्यून बिकॉज ऑफ। तो क्या कारण होता है, एक फोर्स लगता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो दूध से क्रीम जो होता है वो कौन से फोर्स के कारण होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्री बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक निश्चित द्रव्यमान पर 5 सेकंड के लिए कार्य करने वाला 10 न्यूटन का बल इसे 10 मीटर पर सेकंड का वेग देता है, तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कभी कभी न्यूमेरिकल पूछा लिया जाता है। ये न्यूटन्स लॉ की जो इक्वेशन है वो न्यूटन्स लॉ के ऊपर है न्यूमेरिकल। हमें पता है कि जो हमारी न्यूटन की पहली इक्वेशन है v = u + at। अब यहाँ पर v क्या दिया हुआ है, वेग जो कि कितना है 10 और प्रारंभिक वेग कितना 0 है। त्वरण यहाँ पर कितना नहीं दिया है, समय दिया है कितना 5 सेकंड।
तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 5 इधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना मिला, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा है कि द्रव्यमान, तो फोर्स दे के रखा है, फोर्स और द्रव्यमान जब निकालना हो तो हमें फोर्स का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, F = m × a। फोर्स दिया है 10 न्यूटन का, द्रव्यमान पूछा है, त्वरण हम निकाल चुके हैं 2, तो कितना होगा 2 5 ज़ा 10, तो द्रव्यमान कितना निकलेगा 5 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फेराड। फेराड जो है, फेराड नहीं, फेराड है यहाँ पर, किसकी इकाई है? फेराड इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो फ्रेंड्स किसकी यूनिट है ये? कैपेसिटेंस यानी कि धारिता की यूनिट, ऐसा यूनिट है फेराड। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट को फेराड कहा जाता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी आप रट लिख लीजिए, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। Q = C × V, जहाँ पर C क्या होता है कैपेसिटेंस, Q क्या होता है चार्ज, V होता है वोल्टेज यानी कि विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पिंड एक वृत्ताकार पथ पर नियत गति से घूम रहा है, इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट्स मोशन इज ट्रू? तो वस्तु पर कोई काम नहीं किया जाता है, वस्तु का त्वरण शून्य होता है, एक्सेलरेशन शून्य नहीं होता है कभी भी, वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता है, वस्तु पर बल कार्य करता है जो वृत्ताकार गति करती है। तो कौन सा बल कार्य करता है फ्रेंड्स? अभिकेंद्री बल कार्य करता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। तो बल तो हो रहा है, यहाँ पर बल तो है। वस्तु निरंतर वेग के साथ चलती है, हाँ वेग भी उसमें निरंतर हो रहा है। तो फिर इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या है? इसमें ऑप्शन करेक्ट फ्रेंड्स ये है कि वस्तु पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से अगर वो गति कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभिकेंद्री बल जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए इस पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा, इस पर 0 जूल वर्क होगा। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेक्शन केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऊष्मा के विकास के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? रिएक्शंस अकॉम्प्लेंड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में, जैसे एक अभिक्रिया मैं बता रही हूँ A + B, इन दोनों को जुड़ने में ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, बाहर आ रही है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, ठीक है, बिल्ड हो रही है हीट। तो ऐसी रिएक्शंस को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। और इसके अपोजिट ग्रहण जब करेगी तो उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? तो फ्रेंड्स इन सभी में बात करें तो पीतल, मिट्टी, पेट्रोल, सोडियम क्लोराइड, ये तीनों जो हैं ये तो क्या है, मिक्सचर हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड NaCl मिक्सचर नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड दो तत्वों का एक निश्चित अनुपात से मिलकर ये सोडियम क्लोराइड बना, और जब अनुपात फिक्स होता है, रेशो फिक्स होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड यानी कि यौगिक। तो ये क्या है? एक कंपाउंड यानी कि यौगिक का एग्जाम्पल है। तो ये क्या है? एक मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट है, एक तत्व के संभारिकों में होता है आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट है। तो आइसोबार्स में फ्रेंड्स क्या होता है? सेम एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट सेम होता है और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। द सेम एटॉमिक वेट बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एक ही परमाणु भार लेकिन विभिन्न परमाणु संख्या, इसे कहा जाता है आइसोबार्स। और आइसोटोप्स में बिल्कुल अलग होता है, उनमें क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर्स होता है और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ठोस का द्रव में बदलना संलयन कहलाता है। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज फ्यूजन, करेक्ट है। ठोस का, द्रव का ठोस हिमीकरण में परिवर्तन कहलाता है, या फिर हिमांकन कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है, ये भी करेक्ट है। द्रव का ठोस में जैसे पानी से बर्फ बनना, फ्रीजिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। द्रव का गैस में परिवर्तन, वाष्पीकरण, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ये सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर इसका कोई सा भी कथन गलत नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैथोड किरणें किसकी धारणाएं हैं? कैथोड रेस आर द स्ट्रीम ऑफ, तो किसका कॉम्बिनेशन होती है कैथोड रेस फ्रेंड्स? उसमें क्या, कौन से पार्टिकल्स या फिर कौन से चार्ज होते हैं, किससे मिलकर बनी होती है? मेन क्वेश्चन ये है। प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन? तो फ्रेंड्स कैथोड किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशंस होती है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम्स होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज की थी, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन? यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन है। नहीं, ये इसका गुण है। इसे कम तापमान और उच्च दबाव के साथ तरल किया जा सकता है, लिक्विफाइड किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह पानी में अघुलनशील है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। यह ज्वलनशील गैस है, ये कंबस्टिबल गैस है, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? पानी में अघुलनशील नहीं है, पानी में सॉल्यूबल होती है, तभी तो H2O बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हाइड्रोजन के बारे में बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यह उसका गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया में शामिल होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस इवॉल्व्स। उसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण की संख्या में कमी और वृद्धि दोनों होती है, फिर कोई बदलाव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है ऑक्सीकरण की प्रोसेस में। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा? ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि। ये भी फ्रेंड्स बहुत IMP टॉपिक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी ज़रा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। तो फ्रेंड्स रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का भी नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर नाभिक का। तो फ्रेंड्स किसका गुण है? ये नाभिक का, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में रेडियो सक्रियता की प्रोसेस शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 0.097 मैग्नीशियम को हवा में गर्म करने पर इतने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो इन्होंने एक रिएक्शन दे के रखी है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर क्या मिल रहा है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। कितने ग्राम मैग्नीशियम है? 0.097 ग्राम। और कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है हमें? 0.1618 ग्राम। तो यहाँ पर क्या है, क्या पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर? तो 0.1618 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पन्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये पूछी है। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये इक्वेशन का जो मास कंजर्वेशन नियम है, मास कंजर्वेशन का जो रूल है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में अभी रिसेंट 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इस टाइप का एक न्यूमेरिकल पूछा था द्रव्यमान संरक्षण के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन के पहले का द्रव्यमान इक्वेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम क्या करेंगे, इसका तो हमें मैग्नीशियम का तो द्रव्यमान देके रखा है 0.97, प्लस हमें ऑक्सीजन का x मान लेते हैं, इज इक्वल टू इसका कितना है 0.1618। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। 7 9, इसका वेट हमें यहाँ पर दिया है 6 भी है, ठीक है। तो ये जाएगा 6 7 9 0.0, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे फ्रेंड्स, कितना होगा 8 - 6 कितना होगा 2, यहाँ पर मिलेगा कितना 460, 0.0642 ग्राम इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल, बस इसमें आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाना है। प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान है, जितने भी प्रोडक्ट बनते जाएंगे उनका सभी का द्रव्यमान का योग जो इक्वेशन के पहले वाले जितने भी तत्व हैं उनके द्रव्यमान के योग के इक्वल कर देना है, तो आपको जो जिसका द्रव्यमान पूछा है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप के जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।